नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं और ऐसे ऐसे चैप्टर खोलता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आज सबसे पहले आपको बताऊं पाठशाला में क्या क्या आपके लिए लेकर आया हूं। पटेल को क्यों लगा कि नेहरू राज में नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ था, आज इसका चैप्टर बताऊंगा। आप कहेंगे हम तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड का आज का आरोप ये सब सुनते हैं। नेहरू के जमाने में क्या हुआ भाई, आज मैं बताऊंगा। वो 75,000 रुपए जिसके लिए पटेल और नेहरू भिड़ गए थे, वो कौन से 75,000 रुपए थे, आज इसके बारे में बताऊं। सोनिया राहुल नहीं, नेहरू के नेशनल हेराल्ड कांड का चैप्टर आपके लिए लेकर आया। क्या नेहरू ने भी 1950 में भ्रष्टाचारियों से समझौता किया था? यह सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है, आज इसके बारे में विस्तार से बताऊं। इसके बाद अमिताभ बच्चन अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री खिलाएंगे क्या? बिग बी को फ्री स्पीच पर पूरी फिल्म दिखाने वाला चैप्टर भी खोलूंगा। मोदी सरकार के पास बुजुर्गों के लिए 214 रुपए नहीं है क्या? आज ये पूरा चैप्टर बताऊंगा। शाहरुख खान भगवा पर अटके कोई 50,000 करोड़ कमा गया। शाहरुख, आमिर, सलमान की आंखें खोलने वाला अवतार कौन है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। तवांग पर राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए तो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कह दिया कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, हमारे जवानों को पीट रहा है और सरकार सोई हुई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को चीन के अंदर की इतनी जानकारी कैसे है भाई। शाहरुख खान की फिल्म पठान को बैन करने की मांग उठने लगी है। लखनऊ में, भोपाल में हिंदू संगठनों ने फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया और शाहरुख खान का पुतला भी फूंक दिया। वीएचपी और बजरंग दल ने पठान फिल्म को गुजरात में बैन करने की मांग की। बजरंग दल और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर पठान की रिलीज के दौरान कुछ बुरा हुआ तो थिएटर मालिक जिम्मेदार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर विधानसभा में आपा खो बैठे। नीतीश ने सदन में कहा कि शराब पीकर मरेंगे तो 1 पैसा मुआवजा नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार के इस बयान को संवेदनहीन बताते हुए बीजेपी ने नारेबाजी की। उधर जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ते ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हरकत में आया और नीतीश सरकार को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज फोन पर बात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग का डिप्लोमेसी के जरिए समाधान निकालने पर फिर से जोर दिया और इस दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, डिफेंस, ये जो कई सेक्टर्स हैं, इनमें सहयोग कैसे बढ़े, इसको लेकर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। नरेंद्र मोदी ने पुतिन को G20 की जानकारी भी दी। भगोड़ा कारोबारी जो है मेहुल चोकसी, उस पर कानूनी शिकंजा जो है वो और कस गया। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज कर ली। नई एफआईआर में मेहुल चोकसी पर 6800 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। इस बार उसके ब्रांड को भी आरोपी बनाया गया है। मेहुल चोकसी 13,000 करोड़ से ज्यादा के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। अब तक 20,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप उस पर लग चुका है। दिल्ली के पास गुरुग्राम जो है, वहां खुले में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। एक शख्स ने नमाज पढ़ी तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। हिंदू संगठन का आरोप है कि गुरुग्राम में जानबूझकर खुले में नमाज पढ़ने का सिलसिला जारी है और इसके लिए परमिशन भी नहीं ली जा रही है। यमुनानगर में डीएवी पब्लिक स्कूल के टीचर्स के फरमान पर हंगामा शुरू हो गया। आरोप है कि एक छात्र चोटी और तिलक लगाकर स्कूल पहुंचा तो टीचर्स ने चोटी तेजाब से जलाने की धमकी दे दी। स्कूल में तिलक और चोटी का विवाद कई दिनों से जारी है। आरोप है कि चोटी तिलक लगाकर आने वाले छात्रों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। हिंदू संगठनों ने स्कूल में हंगामा किया तो स्कूल प्रशासन अब आरोपों से पल्ला झाड़ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने मर्यादा की सारी हदें पार कर। बिलावल ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। इसके बाद बीजेपी ने पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। कल भी पूरे देश में विरोध करने की अपील की गई। फ्रांस में एक लियोन शहर है, यहां पर एक 7 मंजिला इमारत थी जिसमें बहुत जबरदस्त आग लगी। आग में झुलसकर 5 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। आग बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मी भी जख्मी हो गए। बताया गया कि आग रिहायशी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगी और ऊपर की मंजिलों में फैलती चली गई। ये तो हो गया भाई दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें उस नेशनल हेराल्ड केस का चैप्टर जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं है।
नेहरू और पटेल से जुड़ी बातें। इसमें आपको बताऊंगा कि सरदार पटेल को क्यों लगा कि नेहरू राज में नेशनल हेराल्ड में घोटाला हो रहा है और क्या नेहरू ने 1950 में भ्रष्टाचारियों से समझौता किया था। आज इसका चर्चा। क्या है कि जब भी नेशनल हेराल्ड केस की बात होती है तो आपके दिमाग में आज का नेशनल हेराल्ड, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आते हैं, क्योंकि जब नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी तो आपको याद होगा इस देश में कितना हंगामा हुआ था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मतलब देश में आगजनी की, क्या क्या नहीं हुआ था, पूरा हंगामा हुआ। और इस नेशनल हेराल्ड केस के बारे में आप जानते भी हैं कि गांधी परिवार पर क्या आरोप लगे हैं। आरोप लगे हैं कि भाई सिर्फ 50 लाख रुपए में से 2000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली वगैरह वगैरह, कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन आज मैं जो चैप्टर खोलूंगा उसमें नेशनल हेराल्ड तो है लेकिन सोनिया गांधी नहीं, उसमें नेशनल हेराल्ड तो है लेकिन राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड केस नहीं, इसमें नेहरू का नेशनल हेराल्ड केस है जिस पर सरदार पटेल ने सवाल उठाए थे। और यह बात आज से 72 साल पहले 1950 की है। तब भी नेशनल हेराल्ड में गड़बड़ियां हो रही थी, इसके आरोप लगे और ये आरोप पटेल साहब ने लगाए। और ये इतिहास का ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में कभी कोई बताता नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आप इसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि उस जमाने में क्या हो रहा था। आज ये आपको डिटेल में बताने से पहले आपको इस पूरी खबर के कुछ किरदार हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वो किरदार कौन है, ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरी कहानी क्या है जो 72 साल पहले हुई। भाई इसके सेंटर में तो नेशनल हेराल्ड है, नेशनल हेराल्ड जिसको लेकर अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, वही नेशनल हेराल्ड यहां भी। लेकिन अब जो कहानी मैं बता रहा हूं 72 साल पहले की, उसमें किरदार है सरदार पटेल जो कि तब के गृह मंत्री थे। उसमें किरदार है जवाहरलाल नेहरू जो तब के प्रधानमंत्री थे। उसमें किरदार है रफी अहमद किदवई। अब ये रफी अहमद किदवई कौन है? ये नेहरू जी के खासम खास और उस वक्त के संचार मंत्री। फिर कुछ और किरदार हैं, उनके नाम सुन लीजिए, अभी आपको पता नहीं चलेगा ये कौन है, अभी आगे पता चलेगा। एक नाम है राणा महावीर शमशेर, राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर, एक ये नाम है। एक नाम है सूबिया शमशेर जंग बहादुर राणा, इनका सिर्फ सूबिया लिख देता हूं, बाकी का सेम है लगभग। और एक और नाम है, छठा नाम है अखानी एंड सन्स लिमिटेड। अब ये 6 नाम जो है ना, इसको बस आपको याद रखना है। सरदार पटेल, नेहरू, ये तो याद ही रहेंगे, रफी अहमद किदवई नेहरू के करीबी और संचार मंत्री, और ये 3 नाम कौन है? अखानी एंड सन्स, राणा महावीर, सूबिया। ये आपको अभी आगे बताऊं, बस इसको याद रखिए कि ये कैरेक्टर है, क्योंकि पूरी कहानी इसी के आसपास घूमेगी। अब कहानी यह है कि नेशनल हेराल्ड अखबार नेहरू ने शुरू किया था और इसकी शुरुआत आजादी से पहले 1938 में हुई। लेकिन आजादी के बाद 1950 आते आते नेशनल हेराल्ड की आर्थिक हालत खराब होने लगी, जिससे नेशनल हेराल्ड के बंद होने का खतरा पैदा हो गया। नेशनल हेराल्ड को लेकर नेहरू बहुत सेंसिटिव थे कि भाई मैंने शुरू किया था अखबार, वो इसे बंद नहीं होने देना चाहते थे। इसके बारे में तब के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपनी किताब द अनफॉरगेटेबल नेहरू में लिखा है कि नेशनल हेराल्ड की आर्थिक स्थिति से नेहरू हमेशा चिंतित रहते थे और इसी मुद्दे पर शुरुआती दिनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में बहुत गहमा गहमी होती थी। धीरे धीरे हो रहे घाटे से कोई खुश नहीं रहता था। एक दिन कंपनी के डायरेक्टर रफी अहमद किदवई, जो अभी बताया कि नेहरू सरकार में मंत्री भी थे, वो इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने, रफी अहमद किदवई ने नेहरू से मिलने का फैसला किया। वो पहुंचे मिलने। नेहरू ने रफी अहमद से कहा कि नेशनल हेराल्ड बहुत बुरी हालत में है, लगता है इसे बंद करना पड़ेगा। नेहरू की बात सुनने के बाद किदवई ने इधर उधर से पैसे का इंतजाम करना शुरू किया। अब आपको समझ में आ गया रफी अहमद किदवई की एंट्री कैसे होती है इस कहानी में। यानी नेशनल हेराल्ड चलाने के लिए पैसा नहीं था और नेहरू इसे बंद नहीं करना चाहता, इसलिए नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए नेहरू के करीबियों और उनके करीबी मंत्री ने इधर उधर से फंड का जुगाड़ शुरू किया। यह कहानी का बेस है।
अब यहां पर इस कहानी में एंट्री होती है सरदार पटेल की, क्योंकि सरदार पटेल को लगता था कि नेशनल हेराल्ड के लिए पैसा लाने में जिस तरह से हाथ पैर मारा जा रहा है वो सही तरीका नहीं। गलत लोगों से भी पैसे लिए जा रहे हैं, फंडिंग कराई जा रही है, ये ठीक नहीं। और ये लोग पैसा देंगे तो सरकार से फायदा भी उठाएंगे, ये भी सरदार पटेल को लग रहा था। इसी चिंता में सरदार पटेल ने नेहरू को एक के बाद एक कई चिट्ठियां लिखी। आज मैं आपको वही चिट्ठियां दिखाने वाला हूं और इन चिट्ठियों पर नेहरू का जवाब क्या था वो भी आपको बताऊंगा। यकीन मानिए जब आप इन चिट्ठियों के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपके मन में भी सवाल उठेगा कि क्या नेहरू के जमाने में भी नेशनल हेराल्ड में गड़बड़ियां चल रही थी। और यहां हम खुद कुछ नहीं कह रहे, जो कह रही हैं वो सरदार पटेल की चिट्ठियां कह रही हैं। सरदार पटेल ने इस मामले में पहली चिट्ठी नेहरू को 5 मई 1950 को लिखी और इसमें सरदार पटेल ने लिखा कि 6 दिसंबर 1948 को राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर, अभी वहां नाम लिखा था ना, ये सारे नाम अभी आएंगे। उन्होंने लिखा कि 6 दिसंबर 1948 को राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सूबिया शमशेर जंग बहादुर राणा ने नेशनल हेराल्ड को 25-25 हजार रुपए दिए, उस जमाने के 25-25 हजार रुपए। 2 दिसंबर 1949 को फिर एक बार सूबिया शमशेर जंग बहादुर राणा ने नेशनल हेराल्ड को 25 हजार रुपए दिए, यानी टोटल 75 हजार रुपए दिए गए, उस जमाने का 75 हजार। ये दोनों सज्जन हिमालयन एयरवेज से जुड़े हुए हैं और दोनों को किन परिस्थितियों में नाइट एयर मेल चार्टर दिया गया उसके बारे में आप जानते हैं। इन दोनों का चार्टर पिछली जनवरी को रिन्यू हुआ और उससे पहले एविएशन के क्षेत्र में इन दोनों का कोई खास अनुभव नहीं था, यानी विमान उड़ाने के क्षेत्र में जिन लोगों का कोई अनुभव नहीं था उन्हें लाइसेंस दे दिया गया। ये पटेल साहब कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनके खिलाफ कई शिकायतें भी मिली और उनमें से एक शिकायत जो मैं समझता हूं वो इंडियन एयरफोर्स ने की थी, यानी जिनसे 75 हजार रुपए लिए गए। सरदार पटेल कह रहे हैं कि उनको एक तो लाइसेंस दिया गया बिना अनुभव के, और जिसके खिलाफ इंडियन एयरफोर्स शिकायत कर चुका है, ऐसे लोगों से नेशनल हेराल्ड के लिए फंडिंग ले रहे हैं आप। इसी पत्र में सरदार पटेल ने आगे लिखा कि मेसर्स इंडियन ओवरसीज एयरलाइंस, मेसर्स अखानी एंड सन्स लिमिटेड, मेसर्स एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका लिमिटेड, मेसर्स दाऊदी हाजी नसीर एंड कंपनी, मेसर्स यूनियन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये 5 कंपनियों के नाम। इन सभी कंपनियों ने 13 जुलाई 1948 में नेशनल हेराल्ड को 5-5 हजार रुपए दिए। मैं बाकियों के बारे में नहीं जानता, लेकिन इंडियन ओवरसीज एयरलाइंस अखानी एंड सन्स, अभी लिखा था ना वहां अखानी एंड सन्स, अब देखिए उसकी एंट्री हुई। पटेल साहब कह रहे हैं कि अखानी एंड सन्स लिमिटेड और एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका लिमिटेड, ये सभी अखानी के कामकाज से जुड़ी हुई थी। अखानी की पहली कंपनी को जनवरी 1949 में बिना किसी विज्ञापन और बिना टेंडर निकाले ही नाइट एयर मेल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसका काफी विरोध हुआ था। और टाटा और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों ने गलत तरीके अपनाने का आरोप भी लगाया। जिस अखानी ने नेशनल हेराल्ड को फंड दिया था उसके बारे में सरदार पटेल आगे लिखते हैं कि अखानी पर सरकार से धोखा करने का एक केस है और उसने केस खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की, जिसे मैं लगातार मना करता रहा हूं। अखानी और उनके 4 बेटों के खिलाफ केस बंबई की सेशंस कोर्ट में चल रहा है। तो पटेल साहब कह रहे हैं कि जिस पर केस चल रहा है कि उसने सरकार को धोखा दिया, आप उससे पैसा ले रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। सरकार से धोखा करने का केस जिस व्यक्ति पर हो, उससे इस तरह की फंडिंग लेने से हमारी आलोचना होगी, सरदार पटेल ने कहा। इस विषय पर मैंने आपको पहले जो कुछ बताया है उसमें मुझे शायद ही कुछ जोड़ने की जरूरत है। यानी सरदार पटेल जिन बातों को, 3 बातों को लेकर चिंतित थे और जिसका वो जिक्र जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी में कर रहे थे, वो पहली बात यह थी कि जब ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, ट्रैक रिकॉर्ड खराब, तो भाई आप उससे पैसा क्यों ले रहे हो? भाई ये बताया ना आपको, राणा महावीर और सूबिया, इनके ऊपर आरोप है कि भाई एयरफोर्स ने इनके लिए जो है वो सवाल उठाए थे, इनका कोई अनुभव नहीं, उनको लाइसेंस दे, इनसे पैसा क्यों ले रहे हो? दूसरा कि सरकार से फायदा,
ये ऐसे लोग हैं जिनसे आप पैसा ले लोगे तो कल को सरकार से ये फायदा लेंगे। आप इनसे पैसा क्यों ले रहे हो भाई? क्यों चंदा ले रहे हो? और तीसरा उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार से जो धोखा करके बैठा है, जिस पर केस चल रहा है, जो मुझे चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहा, प्रेशर बना रहा कि मेरा केस खत्म कर दीजिए, ये अखानी एंड सन्स, उससे आप पैसा ले रहे हो। ऐसे ऐसे लोगों से आप पैसा ले रहे हो नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए। अब आपके मन में होगा कि इस पे नेहरू जी ने क्या जवाब दिया होगा, वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। नाइट एयर मेल सर्विस की बात हुई। सरदार पटेल ने नेहरू को लिखी चिट्ठी में कहा था कि नाइट एयर मेल सर्विस में इनको मौका दिया गया। अब ये क्या था और क्यों इसका परमिट हिमालयन एयरवेज नाम की कंपनी को मिलने पर सरदार पटेल चिंतित थे, वो सुनिए। नाइट एयर मेल सर्विस को नेहरू सरकार में देश के पहले संचार मंत्री रहे रफी अहमद किदवई ने शुरू किया था। नाम समझ में आया? 30 जनवरी 1949 को नाइट एयर मेल सेवा की शुरुआत हुई। इस योजना में रात में भी पत्रों को हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता, मतलब रात में प्लेन से चिट्ठियां इधर उधर जाती थी। इसके तहत हिमालयन एयरवेज को नो गारंटी बेसिस पर ऑपरेशन का परमिट दिया गया। जिसको चला कौन रहा था? वही लोग जो नेशनल हेराल्ड को पैसा दे रहे थे। वो भी तब जब हिमालयन एयरवेज उस समय नियमित उड़ान नहीं भरता था, यानी शेड्यूल्ड ऑपरेटर नहीं था। और इसी आधार पर इंडियन एयरफोर्स ने हिमालयन एयरवेज का विरोध किया था, शिकायत की। अब समझ में आया क्यों पटेल साहब कह रहे थे कि इन लोगों से पैसा क्यों ले रहे हो? जब सरदार पटेल ने नेहरू जी को चिट्ठी लिखकर नेशनल हेराल्ड की संदिग्ध फंडिंग की बात उठाई, तो उसी दिन आनंद फानन में नेहरू जी ने पटेल को चिट्ठी का जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया वो सुनिए। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की फंडिंग के मामले को गहराई से देखने के लिए मेरे पास समय नहीं। मतलब पहले तो उन्होंने इस पर डाल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं गहराई से नहीं देख पाया। फिर आगे कहते हैं कि लेकिन मैंने इसके बारे में फिरोज गांधी से पूछा। फिरोज गांधी कौन? नेहरू जी के दामाद और इंदिरा गांधी के पति। उन्होंने नेहरू को बताया कि 2 साल पहले राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया, जिनका नाम अभी मैंने लिया, इन्होंने नेशनल हेराल्ड से 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने का वादा किया, लेकिन दोनों नहीं आए। उसके बाद नेपाल कांग्रेस के कार्यकर्ता सूरज उपाध्याय, जो फिरोज के साथ जेल में थे, उसी सूरज उपाध्याय ने राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया जंग बहादुर राणा की तरफ से शेयर खरीदने का वादा किया। यह साल 1948 के मध्य की बात है। उसके कुछ महीने बाद 50,000 रुपए के शेयर खरीदे गए और राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया ने के नाम पर अलॉट किए गए। 1 साल बाद फिर से 25,000 रुपए के शेयर खरीदे गए, जिसके बाद राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया शमशेर जंग बहादुर राणा ने कहा कि वो इससे ज्यादा के शेयर नहीं खरीद सकते। आपने फंडिंग से मिली जिस रकम का जिक्र किया वो बहुत छोटी है। मतलब नेहरू जी मान रहे हैं कि 75,000 रुपए नेशनल हेराल्ड में आए, वो कह रहे हैं शेयर के मार्फत आए। लेकिन भाई वो तो ये कह ही नहीं रहे पटेल साहब की शेयर के मार्फत आए या कैश आए या चेक से आए। वो कह रहे इन लोगों से क्यों ले रहे हो जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है वो सवाल खड़े कर रही है, उसका जवाब इस चिट्ठी में नहीं है। इसी पत्र में नेहरू ने राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया बहादुर राणा की हिमालयन एयरवेज को मिले नाइट एयर मेल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताया। नेहरू ने लिखा कि मुझे नहीं पता कि नेशनल हेराल्ड को मिली इस फंडिंग और नाइट एयर मेल कॉन्ट्रैक्ट के बीच क्या कनेक्शन। यह कॉन्ट्रैक्ट काफी बाद में मिला था। मेरा विचार है, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं कि हिमालयन एयरवेज काफी बाद में शुरू हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि ये पैसा आ गया इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या कनेक्शन मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो बाद में शुरू हुआ। अब ये पॉइंट पकड़ के रखिएगा, आगे बताऊंगा इस पर पटेल साहब ने क्या। इसके अलावा नेहरू ने अपने पत्र के आखिर में लिखा कि हम सभी सामाजिक कार्यों के लिए कभी ना कभी फंड प्राप्त करते हैं। क्या इस तरह के फंड को मना कर देना चाहिए या फिर उन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वीकार कर लेना चाहिए? नेहरू ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि सरदार पटेल ने जो सवाल किया तो उसका सीधा जवाब तो दिया नहीं इन्होंने, और इस तरह की फंडिंग तो होती रहती है, इस तरह का तर्क देकर सवाल को तो टाल दिया। यही सरदार पटेल को भी लगा और सरदार पटेल भी नेहरू के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने नेहरू जी को एक और चिट्ठी ठोक दी, एक और चिट्ठी लिख दी। अगले ही दिन 6 मई 1950 को सरदार पटेल ने फिर से नेहरू को चिट्ठी लिखी और विस्तार से बताया कि क्या गड़बड़ी है, क्योंकि उनको लगा जवाब तो मिला नहीं। तो सरदार पटेल ने लिखा कि जब मैंने आपको फंडिंग में गड़बड़ी के बारे में जानकारी दी
तो मुझे लगा कि जिस फंडिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं उसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी देने की जरूरत ही नहीं है। उनको लगा इतना बता रहा हूं कि भैया ये लोग गलत कैरेक्टर लग रहे हैं, इनसे पैसा क्यों ले रहे हो, ये सरकार से फायदा ले सकते हैं, इन पर आरोप हैं, तो नेहरू जी मान जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। तो उन्होंने आगे लिखा कि यहां पर दो बातें। पहली बात यह है कि उन लोगों से फंड लेना जो मंत्री जी के विभाग के ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया शमशेर जंग बहादुर राणा और अखानी ये काम देखते थे। ये लोग एयरलाइन चला रहे थे और नाइट एयर मेल चार्टर के अलावा मंत्री के विभाग के रोजमर्रा के काम भी देख रहे थे। अब आपको समझ में आया? ये जो मैं कनेक्शन बता रहा था, रफी अहमद किदवई, इन पर जो कहा गया कि आप पैसा ये जुगाड़ करेंगे, इनका कनेक्शन निकल आया तीनों से। और यही पटेल साहब बता रहे हैं कि बॉस, इनको मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट और ये मंत्री जी से जुड़े हुए हैं, ये आपको नहीं पता है। वो लिख रहे हैं कि ये ओपन सीक्रेट है कि नेशनल हेराल्ड के साथ मंत्री जी के बहुत करीबी और घनिष्ठ संबंध हैं। सरदार पटेल ने पत्र में जिस मंत्री का जिक्र किया वो रफी अहमद किदवई थे, जो उस समय नेशनल हेराल्ड की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे और नेहरू सरकार में संचार मंत्री। ये वही रफी अहमद किदवई हैं जिन्होंने नेहरू से नेशनल हेराल्ड के लिए फंड लाने की बात कही। यानी अगर आज के नेशनल हेराल्ड केस के हिसाब से समझना चाहिएगा तो रफी अहमद किदवई वैसी ही भूमिका निभा रहे थे जैसा कि राहुल सोनिया नेशनल हेराल्ड केस में मोतीलाल वोरा पर आरोप लगते हैं। इसी पत्र में सरदार पटेल ने हिमालयन एयरवेज पर नेहरू ने जो कहा उसका जवाब भी दिया। सरदार पटेल ने लिखा कि आपने कहा कि फंड मिलने के कुछ समय बाद हिमालयन एयरवेज शुरू हुआ। उन्होंने बाकायदा डेट लिख दिया कि आपको याद होगा कि 2 दिसंबर 1949 को नेशनल हेराल्ड को फंड दिया गया था, 2 दिसंबर 1949, और हिमालयन एयरवेज का नाइट एयर मेल चार्टर जनवरी 1950 को रिन्यू हुआ और अक्टूबर 1949 से यह चार्टर काम कर रहा। यानी फंडिंग के बाद इनका अकाउंट जो है वो रिन्यू हुआ और फंडिंग के पहले ये चला रहे थे कामकाज, ये उन्होंने याद दिलाया बाकायदा डेट लिखकर। जिस फंडिंग की बात मैं कर रहा हूं वो अलग नेचर के हैं और इसमें चैरिटी का भी कोई सवाल नहीं है। ये भी पटेल साहब ने नेहरू जी को याद दिलाया, क्योंकि लास्ट लाइन में वो लिखे थे कि सामाजिक जीवन में तो ये सब होता है। तो उन्होंने कहा बॉस, ये चैरिटी का सवाल नहीं है, ये अलग तरह की फंडिंग हो रही है, गलत लोग कर रहे हैं, इस पर मैं प्रश्न उठा रहा हूं। नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि वो नहीं जानते कि नेशनल हेराल्ड को फंडिंग और नाइट एयर मेल सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या कनेक्शन है। देखिए, नाइट एयर मेल सर्विस का परमिट हिमालयन एयरवेज को दिया गया और हिमालयन एयरवेज का संबंध राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सूबिया शमशेर जंग बहादुर से था, जो मैंने आपको बताया। इन्हीं दोनों ने 6 दिसंबर 1948 और 2 दिसंबर 1949 को नेशनल हेराल्ड को 75,000 रुपए दिए और जनवरी 1950 में हिमालयन एयरवेज का चार्टर रिन्यू हो गया। यही पटेल साहब कह रहे थे कि उधर फंड आया और इधर रिन्यू हो गया। कैसे? सरदार पटेल की दूसरी चिट्ठी मिलते ही नेहरू ने फिर उन्हें जवाबी चिट्ठी लिखी और वो भी उसी दिन यानी 6 मई 1950 को लिखा और कहा कि आपने लिखा कि मंत्री जी के विभाग के ऑपरेशन से जुड़े लोगों से फंड लेना ठीक नहीं है। यह बिल्कुल सही है, मान रहे हैं कि यह बिल्कुल सही है, नहीं लेना चाहिए था, लेकिन यह साफ नहीं है कि इस सिद्धांत को कैसे अप्लाई किया जाए। उनको समझ में नहीं आया कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जहां तक मैं जानता हूं, राणा महावीर शमशेर जंग बहादुर और सुबिया शमशेर जंग बहादुर राणा का किसी एयरलाइन या संचार विभाग से कोई लेना देना नहीं। पिछले 3.5 साल से नेशनल हेराल्ड से मेरा कोई संपर्क नहीं है। अब इन्होंने खुद को अलग कर लिया कि मेरा नेशनल हेराल्ड से कोई लेना देना नहीं। पहले इनके पास टाइम नहीं था, फिर इनको लगा कि कैसे अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, ये समझ में नहीं आया, फिर इनका नेशनल हेराल्ड से संपर्क खत्म हो गया। आगे लिख रहे हैं कि और ये भी जानकारी नहीं है कि ये कैसे चल रहा है। मई 1950 को लिखे इस पत्र में नेहरू कह रहे हैं कि पिछले 3.5 साल से नेशनल हेराल्ड से उनका संपर्क नहीं। लेकिन इसी चिट्ठी में आगे लिखते हैं, ये फैक्ट है कि नेशनल हेराल्ड बहुत अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन है। तो जब आपका कनेक्शन नहीं है, आपको 3.5 साल से पता नहीं कि नेशनल हेराल्ड कैसे चल रहा है, तो आपको कैसे पता कि बहुत अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन है जिसमें लोग जो है निवेश करना चाहेंगे। और जो कर्जे में डूबा है, जिसके लिए पुरुषोत्तम दास टंडन लिख रहे हैं कि ये तो बंद हो जाएगा, इस तरह से नेहरू चिंतित थे, वो अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन है। इसके शेयर में निवेश करना बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नेहरू जी पटेल साहब को बता रहे हैं। यानी नेहरू ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि नेशनल हेराल्ड की फंडिंग में कोई गड़बड़ी और फंड देकर कुछ लोगों ने फायदा उठाया। इसके बाद सरदार पटेल ने नेहरू से कुछ कहना ठीक नहीं समझा
10 मई 1950 को सरदार पटेल ने इस मुद्दे पर नेहरू जी को आखिरी चिट्ठी लिखी और उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि 6 मई को लिखे पत्र में आपने जो स्टैंड लिया है उसके बाद इस मुद्दे पर कुछ और कहना बेकार है। वो समझ गए कि ये नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कहा इस पर और कहना बेकार है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इन गतिविधियों को मैं कैसे देखता हूं। इसके बाद देखिए कितनी कड़ी लाइन लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मुझे शक है कि अगर इन सारी चीजों में मेरा कोई दखल होता ना तो मैं इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता। आपने बताया कि नेशनल हेराल्ड एक अच्छा बिजनेस है और इसमें निवेश करना बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसमें निवेश किया उन्होंने तो मुझे कुछ और ही बताया है। आपने यह भी बताया कि रफी अहमद किदवई ने नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब इस्तीफा दे दिया। मतलब पटेल साहब एक तरीके से कह रहे हैं कि नेहरू जी आप गलत जानकारी दे रहे हैं। और वो आगे लिखते हैं कि अभी भी मुझे सबूत मिलते हैं कि रफी के नेशनल हेराल्ड से करीबी और घनिष्ठ संबंध। नेशनल हेराल्ड की फंडिंग पर सरदार पटेल ने गंभीर सवाल उठाए और लास्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया कि नहीं मानिएगा तो जाइए, मैं क्या करूं। लेकिन उन्होंने एक एक चीज बता के सरेंडर किया कि कहां कहां गलत हो रहा। नेशनल हेराल्ड की फंडिंग पर कांग्रेस के ही नेता सवाल उठाते रहे। ऐसे ही एक नेता हैं चंद्रभानु गुप्ता, जो 1960 से 1970 तक 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। जवाहरलाल नेहरू के दौर में चंद्रभानु गुप्ता उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए फंड इकट्ठा करने वाले सबसे बड़े नेता थे। चंद्रभानु गुप्ता ने अपने संस्मरण सफर कहीं रुका नहीं झुका नहीं में नेशनल हेराल्ड के बारे में लिखा है कि हैरानी है कि नेशनल हेराल्ड को अब नेहरू परिवार की संपत्ति माना जाता है। नेशनल हेराल्ड के लिए किस तरह से फंड इकट्ठा किया गया, अगर कोई जांच आयोग इसकी जांच करता तो बड़ा खुलासा होगा। शुरू से ही नेशनल हेराल्ड की नीति नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा को बढ़ावा देने की थी। नेशनल हेराल्ड के लिए प्रेस की आजादी का मतलब नेहरू परिवार की गलत नीतियों की आलोचना करने वालों पर हमला करना था। यह कांग्रेस के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चंद्रभानु गुप्ता लिख रहे हैं। यानी नेशनल हेराल्ड पर सवाल आज से नहीं 72 साल पहले से उठा। नेशनल हेराल्ड पर सवाल सोनिया राहुल के जमाने से नहीं, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से उठा। और नेशनल हेराल्ड पर सवाल कोई और नहीं बल्कि सरदार पटेल और उस समय के कांग्रेस ही उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस यह है कि इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां पटेल साहब की ये चिट्ठियां आर्काइव में पड़ी हैं, देख लीजिएगा, आज तक देश को बताई नहीं। पाठशाला में अब अमिताभ बच्चन का चैप्टर, जिसमें सवाल यह है कि क्या बच्चन साहब केबीसी की जगह कौन बनेगा प्रधानमंत्री, खिलाएंगे। पिछले 24 घंटे से अमिताभ बच्चन के एक बयान की बहुत चर्चा है। यह वो बयान है जो उस राजनीतिक एजेंडे में सेट होता है जो राजनीतिक एजेंडा पिछले 7-8 साल से मोदी विरोधी पूरे देश में और पूरी दुनिया में बनाने में जुटे, और जो राजनीतिक एजेंडा नरेंद्र मोदी को किसी तरह से कुर्सी से हटाने के लिए चलाया जाता है। अमिताभ बच्चन का वैसे तो आज की तारीख में सियासत से कोई लेना देना नहीं है, एक समय वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके जिस बयान को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है वो बयान उन्होंने कोलकाता में एक ऐसे मंच से दिया जिसमें ममता बनर्जी जैसी नेता मौजूद। इस मंच से अमिताभ बच्चन ने फिल्मों के सेंसरशिप और पुलिसिंग के इतिहास के बारे में बताया, और इतिहास की बात करते करते उन्होंने ये बात कह दी कि आज भी अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों की आजादी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले एक बार उनको सुन लीजिए, फिर आगे की बात। The 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो फिर घूम पर कर आ गया। जिस मंच से अमिताभ बच्चन ने बयान दिया वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी KIFF का मंच था। इसमें 42 देशों के प्रतिनिधि थे। यानी सिर्फ देश की बात नहीं है, ग्लोबल ऑडियंस के बीच अमिताभ बच्चन ने अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाया।
कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच पर ममता बनर्जी की मौजूदगी में अमिताभ बच्चन के इस बयान का क्या सियासी एंगल भी है, लोग इस बात को पूछ रहे हैं। क्योंकि यह भी याद रखिए कि इस फिल्म फेस्टिवल की प्रायोजक पश्चिम बंगाल सरकार है और खुद ममता बनर्जी ने अमिताभ के बयान का जिक्र करके कुछ संकेत दे दिए। ममता बनर्जी अमिताभ की तारीफ कर रही थी क्योंकि ये उनके एजेंडे में फिट बैठता है, उनकी राजनीतिक एजेंडे में फिट बैठता है। ममता ने कहा कि ऐसा कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और अमिताभ ने ऐसा किया। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि अमिताभ बच्चन को भारत रत्न मिलना चाहिए। एक बार दीदी को भी सुनिए, फिर जरा आगे। যদিও অফিশিয়ালি নয়, কিন্তু বাংলা থেকে আওয়াজ আমরা তুলব ভারত রত্ন অমিতাভ বচ্চনজি, এবং আমি মনে করি তাকে ভারত রত্ন দেওয়া উচিত। এরকম আইকন আর পাবেন না। अब उनको भारत रत्न देने की भी बात हो गई। सवाल यह है कि क्या अब अमिताभ बच्चन केबीसी की जगह कौन बनेगा प्रधानमंत्री कहलवाएंगे? क्योंकि ममता बनर्जी 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने की बहुत पहले से तैयारी कर रही है। इस रेस में ममता बनर्जी हाल में कुछ पीछे छूट गई थी क्योंकि नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था और लोग कहने लगे कि अब नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे। लेकिन फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष की राजनीति में नई रेस लगाई। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी विपक्ष की राजनीति में बैकफुट पर चली गई और इसी में शायद उन्हें लगता हो कि बैकफुट से फ्रंट फुट में आने में बॉलीवुड उनकी मदद कर सकता है। इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के बयान का तुरंत सियासी इस्तेमाल कर लिया। यहां अमिताभ बच्चन की बात करना जरूरी है क्योंकि यह बात भी आप ध्यान रखिए कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन पश्चिम बंगाल से हैं, यानी बंगाल में अमिताभ का ससुराल है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, यानी विपक्ष की पार्टी की सांसद है। जया बच्चन को 4 बार समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज चुकी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जया बच्चन से टीएमसी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार भी करवाया गया था। यानी यह भी हो सकता है कि अमिताभ बच्चन उन पार्टियों का एहसान उतारने की कोशिश कर रहे हो या फिर उनकी मजबूरी हो। जिन पार्टियों ने उनके लिए इतना कुछ किया, कुछ तो बोलना बनता है। क्योंकि अमिताभ बच्चन को इतने सालों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता दिखाई नहीं। आप यह भी याद रखिए कि अमिताभ बच्चन एक जमाने में खुद राजनीति में रह चुके हैं। तब उनके गांधी परिवार से बहुत करीबी रिश्ते थे। राजीव गांधी उनके दोस्त थे और इस दोस्ती की वजह से ही इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में। तब बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार बन चुके अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी के कहने पर फिल्मों से ब्रेक लिया और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन ने तब इलाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ा और वहां से उन्होंने बहुत बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। वो भी तब जब हेमवती नंदन बहुगुणा तब कोई चुनाव नहीं हारे थे और इलाहाबाद उनका सियासी गढ़ हुआ करता था। लेकिन 1987 में अमिताभ बच्चन ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उस वक्त बोफोर्स केस में उनका नाम उछल गया। इसके बाद अमिताभ बच्चन कभी राजनीति में नहीं है। बाद में गांधी परिवार से भी उनके रिश्ते बिगड़ गए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन जिस कोलकाता के मंच से ये बोल रहे, उस कोलकाता में और ममता बनर्जी के राज में फिल्मों को कितनी आजादी मिली, लोगों को कितनी आजादी मिली है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 2013 में मैं बच्चन साहब को याद दिलाता हूं, उनको शायद न जानकारी हो, जिस बंगाल में वो खड़े थे, बैठे थे, 2013 में कांगाल मालसात नाम की बंगाली फिल्म की रिलीज में अड़ंगा लगाया गया क्योंकि इस फिल्म में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह और उनके सिंगूर आंदोलन पर व्यंग किया गया। लेकिन बच्चन साहब ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनने जैसा शायद नहीं माना। इसके अलावा 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर 20 लाख रुपए का फाइन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि भविष्योत्तर भूत नाम की एक सटायरिकल फिल्म की स्क्रीनिंग को पश्चिम बंगाल सरकार ने रोकने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइन ठोक दिया। भविष्योत्तर भूत नाम की इस फिल्म में एक रिफ्यूजी कैंप और भूतों को दिखाया गया था जिसमें एक नेता भी था और फिल्म को पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात से जोड़ने की कोशिश हुई, जिस पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा था कि यह पब्लिक सेंटिमेंट को आहत कर सकती है और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस फिल्म को रिलीज के एक दिन बाद ही थिएटर से हटा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया था कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग में किसी तरह की रुकावट ना आए, यह सुनिश्चित किया गया। लेकिन बच्चन साहब ने तब भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर शायद ही कुछ कहा था, मुझे तो ध्यान नहीं। इसी साल मार्च की बात आपको बताता हूं।
कोलकाता के एक थिएटर में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग में हंगामा हुआ। इसके अलावा ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर फिल्म के विरोध में बयान दिया। उन्होंने कहा इशारों इशारों में कि कोई भी कश्मीर फाइल देखने जाए ना जाए, इसको लेकर एक तरह का हिंट था, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि फिल्में पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं और इनमें सच्चाई नहीं। कश्मीर फाइल्स पर ममता ने कहा था कि ऐसी फिल्में जानबूझकर बनाई गई हैं जिससे नफरत और हिंसा हो, लेकिन बच्चन साहब ने तब भी कुछ नहीं कहा। आज ही कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ममता दीदी हैज बिगन हर 2024 कैंपेन विद बॉलीवुड। फाइनली बॉलीवुड इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, यानी ममता दीदी ने 2024 का कैंपेन बॉलीवुड के साथ मिलकर शुरू कर दिया है। आखिरकार बॉलीवुड कुछ तो अलग कर रहा है, मतलब उन्होंने कटाक्ष किया। जो ममता बनर्जी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रही है, जिनके सामने खड़े होकर बच्चन साहब आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, उनके राज में कैसे राजनीतिक हिंसा होती रही है, क्या कभी उन लोगों ने इस पर बोला जो ममता बनर्जी के मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे? पश्चिम बंगाल का हाल क्या है आपको पता है? कोई बच्चन साहब से पूछे, बच्चन साहब अगर आपके शो में कभी आपको सवाल पूछना पड़े कि महाशय बताइए एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक राजनीतिक हत्याओं में नंबर 1 कौन है? राजनैतिक हत्याएं एनसीआरबी का डेटा कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बच्चन साहब आप ऑप्शन दीजिए, ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी बंगाल। और आपको जवाब पता ना हो तो मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर साहब से कहिएगा कि जवाब डी बंगाल लॉक कर दिया जाए, और फिर आप अपने अंदाज में कहिएगा सही जवाब। सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसाएं, हत्याएं बंगाल में हुई हैं, एनसीआरबी का डेटा कहता है। इसके बाद जाकर झारखंड का नाम आता है और फिर आंध्र प्रदेश का नाम आता है। तो बच्चन साहब आप जिस प्रदेश में बैठकर बोलने की आजादी पर बात कर रहे थे, वहां राजनीतिक हत्याएं हो जाती हैं बोलने पर। कंप्यूटर साहब लॉक किया जाए। बंगाल में जब से ममता बनर्जी को बीजेपी से बड़ी चुनौती मिल रही है, तब से बंगाल में राजनीतिक हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही है और यह पिछले कई सालों से चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की 693 घटनाएं हुई और 11 मौत। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में 47 राजनीतिक हत्याएं। 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें मर्डर के अलावा रेप के मामले भी थे। हिंसा के मामलों की जांच कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर पर एनएचआरसी ने की थी और इसमें हिंसा के लिए छूट देने का आरोपी सरकार को माना गया था और इस मामले में सीबीआई जांच भी चल रही है। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी होने और वहां से राजनीतिक हिंसा की खबरें फिर से आने लगी। 2018 में पिछले पंचायत चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हालत यह थी कि 34% सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने निर्विरोध जीत ली। बच्चन साहब आप जिस बंगाल में बैठे थे उसके लिए अदालत ने कहा था कि वहां जो राजनीतिक हिंसा हुई उसको देखकर लगता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर चल रहा है। और बच्चन साहब आपने कभी नहीं कहा कि बोलने की आजादी कहां है। अमिताभ बच्चन के जिस बयान पर ममता बनर्जी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे शायद, और अमिताभ के कंधे पर बंदूक रखकर जिस अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न अब देश भर में खड़ा किया जाएगा, वो खुद अपने खिलाफ ममता बनर्जी राह चलते जय श्री राम का नारा नहीं सुन सकती। आपको याद होगा कि किस तरह से जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी को गुस्सा आ जाता था। याद नहीं तो मैं तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए। मई 2019 की ये तस्वीरें हैं जब ममता दीदी का काफिला उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा से गुजर रहा था। तब कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिससे ममता बनर्जी नाराज हो गई थी। जरा सुनाइए एक बार विजुअल।
तो बच्चन साहब ने उस बंगाल में बैठकर बोलने की आजादी की बात की जहां जय श्री राम बोलने पर भी दीदी को गुस्सा आ जाता। क्या कमाल की बात है, नहीं? पाठशाला में अब रेल किराए का वो चैप्टर जो कल अधूरा रह गया। कल पाठशाला में हमने उन सीनियर सिटीजन्स की बात फिर से की थी जिनका मुद्दा हम पहले भी उठाते रहे। उन सीनियर सिटीजन्स की बात की थी जो अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और जिन्हें पहले रेल किराए में छूट मिलती थी लेकिन अब वो छूट नहीं मिलती, और हमने ये मुद्दा पाठशाला में जोर शोर से उठाया और बार बार कहने के बावजूद रेलवे की तरफ से ये छूट फिर से देने से मना कर दिया गया। हमने सवाल उठाया था कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दे रहे हैं, 19 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दे चुके हैं जिसमें 5 लाख रुपए तक के इलाज का इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिस सरकार में किसानों की सम्मान निधि के लिए हर साल 68,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, क्या उस सरकार के पास देश के उन बुजुर्गों को देने के लिए 214 रुपए नहीं है? 214 रुपए जो रेल यात्रा करते हैं। रेलवे का कहना है कि उस पर बहुत बोझ है, खर्चा बहुत ज्यादा है, सब्सिडी भी बहुत दे रहे हैं, सब्सिडी को कम करना है, इसलिए जो रियायतें बंद की गई उन्हें फिर से शुरू करना मुश्किल है। सवाल यह है कि अगर सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट दे देते तो रेलवे का कितना बोझ कम हो जाता भाई, इतना बोझ कम हो जाता कि आप जो है रेलवे जो है एकदम चमचमा जाती। सीनियर सिटीजन्स को जो किराए में छूट मिलती है, बुजुर्गों को छूट जो मिलती है, और ये रेलवे का बता रहा हूं, सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने में खर्च कितना आता है? 1500 करोड़। 1500 करोड़ रुपए साल का बता रहा हूं, यह भी नहीं कि हर महीने आ रहा, 1500 करोड़ रुपए सालाना। और हर साल यात्री कितने बुजुर्ग सफर करते हैं? करीब 7 करोड़ यात्री सफर करते हैं, एवरेज ले रहा हूं। अगर इस हिसाब से निकालिएगा तो पर बुजुर्ग व्यक्ति, प्रति बुजुर्ग आपको कितना देना है आपको पता है? सरकार को मात्र 214 रुपए सालाना देने हैं। साल में देने के लिए 214 रुपए नहीं है क्या इस सरकार के पास? साल में देने के लिए 214 रुपए देश के बुजुर्गों के लिए, और इतना कुछ दे रहे हैं और सिर्फ 214 रुपए नहीं है। हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि देश के 47% बुजुर्ग अपने खर्च के लिए परिवार पर निर्भर है, उनके लिए एक एक रुपया मायने रखता है, और इसलिए हम पाठशाला में यह मुद्दा इतनी गंभीरता से उठा रहे हैं। उन बुजुर्गों की आवाज कौन बनेगा? हम नहीं बनेंगे तो उनके लिए कोई भी सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। शायद यही वजह है कि छूट के पहले और छूट के बाद रेलवे में सफर करने वाले सीनियर सिटीजन्स की संख्या में कमी आ गई है। आपको यकीन नहीं होगा, आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं। सब्सिडी बंद होने से पहले 7 करोड़ और सालाना यात्री थे औसतन। जब सब्सिडी थी, ठीक है, 7 करोड़ बुजुर्ग सफर कर रहे थे सालाना। बंद होने के बाद कितने हो गए आपको पता है? सालाना 5 करोड़ बुजुर्ग यात्री हो गए। 2 करोड़ बुजुर्ग यात्री कहां चले गए भाई? 2 करोड़ बुजुर्ग यात्री कम हो गए। इसके अलावा सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन्स के टिकट से रेलवे की कितनी कमाई हो जाती है जो रेलवे इस पे छूट नहीं देना चाहता। इतना क्या कमा लीजिएगा आप भाई? इसका आंकड़ा भी आपको बताता हूं। अगर आप देखिए सीनियर सिटीजन से कमाई 2019-20 में, यानी सब्सिडी बंद होने से पहले कुल कमाई का 5.8% ये कहां से आ रहा था? बुजुर्ग यात्रियों से, बुजुर्ग यात्री से कमाई कुल का 5.8% मात्र वहां से आ रहा था। अब जब सब्सिडी आपने बंद कर दी 2022-23 में, तो कुल कमाई का कितना आप बुजुर्गों से कमा रहे हैं? 7.6%। यानी जो आपका प्लस है 2% से भी नीचे है। इतनी कमाई नहीं बढ़ गई आपकी कि ये सब्सिडी रोककर जो है आप जो है
पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं। 2%, मात्र 2% कमाई जो है, 2% भी नहीं, 1.8% कमाई बढ़ी है, और उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं। रेल किराए में सब्सिडी कैसे बंद हुई थी, यह भी समझ लीजिए। कोरोना काल के दौरान 20 मार्च 2020 को भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों, युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों की विधवाओं, खिलाड़ियों, किसानों और पत्रकारों को वर्षों से मिल रही छूट बंद कर दी। वरिष्ठ नागरिकों में 60 साल और उससे ऊपर की उम्र वाले पुरुषों को 40% की छूट थी और 58 साल या उससे ऊपर वाली महिलाओं को 50% की छूट थी। लेकिन कोरोना के नाम पर रेलवे ने यह छूट बुजुर्गों से वापस ले ली। अच्छा, लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना खत्म हो गया, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई, तो ये छूट फिर से लागू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेल मंत्रालय का तर्क है कि रेल पर भारी बोझ है, इसलिए बुजुर्ग यात्रियों को छूट नहीं दी जा सकती। इस पर सोशल मीडिया पर लोग रेल मंत्रालय के कुछ दिन पहले के ट्वीट वायरल कर रहे हैं। आपको कुछ ट्वीट दिखा देता हूं जिसमें रेल मंत्रालय ने अपनी कमाई बढ़ने के दावे किए थे। 13 दिन पहले 2 दिसंबर को ट्वीट हुआ जिसमें रेलवे ने दावा किया कि पिछले 1 साल में रेलवे की कमाई में 76% का उछाल आया। देखिए, 2021-22 में रेलवे को यात्री से होने वाली आय 24,631 करोड़ रुपए थी, जो 2022-23 में बढ़कर 43,324 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन रेल मंत्री कह रहे हैं कि बुजुर्गों को छूट नहीं दी जा सकती। पैसे आप खुद कह रहे हो कि पैसा बढ़ गया, इतना 1000 करोड़ बढ़ गया, उसमें से 1500 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए। रेल मंत्रालय का एक और ट्वीट देखिए, 4 दिन पहले 11 दिसंबर का है, 5 दिन पहले। इसके मुताबिक भारतीय रेलवे को यात्रियों से होने वाली आय में 92% की बढ़ोतरी हुई। इसमें आगे लिखा है कि 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर 2022 के दौरान रेलवे को 33,476 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इतना पैसा आ रहा है, लेकिन बुजुर्गों को रियायत देने के लिए 214 रुपया प्रति बुजुर्ग नहीं है। यह वैसे है कि बेटे ने पूरा बंगला बना रखा है, लेकिन मां बाप का चश्मा बनाने के लिए पैसे नहीं। अब लोग पूछ रहे हैं कि जब रेलवे की कमाई बढ़ रही है तो बुजुर्गों को किराए में छूट देने में क्या दिक्कत है भाई? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर सीनियर सिटीजन्स को किराए में रियायत न देने से ही रेलवे का खर्च कम हो जाएगा, तो यही बात नेताओं के मामले में क्यों नहीं लागू करते? पूर्व सांसद अकेले यात्रा करते हैं तो फर्स्ट एसी में फ्री का टिकट मिलता है। यहां तो 50% और 40% का कंसेशन देना है, वहां 100% फ्री में टिकट मिल रहा है। अगर पैसा नहीं है तो उनका भी रोकिए। अगर पत्नी के साथ यात्रा करते हैं तो सेकंड एसी में मुफ्त का टिकट मिलता है। मौजूदा सांसद अकेले या पत्नी के साथ फर्स्ट एसी में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, और यह सुविधा कोविड के दौर में भी बंद नहीं हुई थी। पिछले 5 साल में सांसदों और पूर्व सांसदों की रेल यात्राओं पर सरकार ने 62 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा यह भी पूछा जाना चाहिए कि पूर्व सांसद और विधायकों की पेंशन पर ही करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आता है। पूर्व सांसद को 20,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और यात्रा में भारी छूट मिलती है। अगर कोई सांसद 2 या इससे ज्यादा बार सांसद के पद पर रह चुका है तो यह रकम थोड़ी और बढ़ जाती है। तो उनका तो आप बंद नहीं कर रहे। और जो बेचारा गरीब बुजुर्ग हैं हमारे देश के, जिनमें से ज्यादातर, कल मैंने आपको बताया था, ज्यादातर स्लीपर क्लास में सफर करते हैं, उनको कंसेशन नहीं दे सकते। रेलवे को अगर सीनियर सिटीजन्स को रियायत देने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसका आइडिया भी दे देते हैं कि कैसे वो सीनियर सिटीजन्स को रियायत के खर्च को एडजस्ट कर सकती है। आजकल रेलवे की टिकट कैंसिलेशन पर बहुत कमाई होती है। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और उसे 48 घंटे पहले कैंसिल करवाते हैं, तो अगर स्लीपर का टिकट आप 48 घंटे पहले कैंसिल करा रहे हैं, स्लीपर का, तो 120 रुपया कटता है। कैंसिलेशन पर स्लीपर में 120 रुपया कटेगा। थर्ड एसी में 180 कट जाता है, 180 रुपया अगर 48 घंटे पहले करा रहे, उसके बाद करेगा तो और। सेकंड एसी में 200 रुपए कट जाता है, और फर्स्ट एसी में 240 रुपया कटता है। टिकट कैंसिलेशन से जो कुल कमाई है, कुल कमाई 3 साल का आपको बता रहा हूं, 2017 से 2020 4,684 करोड़ रुपए की कमाई हुई है खाली टिकट कैंसिल होने से।
3 साल, और ये भी पहले का बता रहा हूं, अभी का तो और बढ़ गया हो, यानी औसत देखिएगा तो करीब 1500 करोड़ रुपए सालाना औसत है सिर्फ टिकट कैंसिलेशन से। तो भैया ये टिकट कैंसिल हो रहा है, यही पैसा दे दो ना हमारे देश के बुजुर्गों को। ये 1500 करोड़ रुपए आ तो रहे हैं औसतन, टिकट कैंसिलेशन वाला ही उठा के उनको दे दो ना भाई। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे को टिकट कैंसिल होने पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती है कि ज्यादातर कैंसिल टिकट दूसरे यात्री खरीद लेते हैं। इस हिसाब से रेलवे चाहे तो इस 1500 करोड़ की कमाई को सीनियर सिटीजन की छूट में एडजस्ट कर सकती है। रेलवे दूसरे तरीकों से भी कमाई बढ़ा रही है, इसमें भी सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली रियायत एडजस्ट हो सकती है। जैसे कोरोना काल के दौरान रेलवे ने काउंटर टिकट बंद कर दिए थे, ऐसे में किसी यात्री को अचानक किसी यात्रा के लिए तत्काल में टिकट लेना पड़ता था। 2020-21 में तत्काल के टिकट से 403 करोड़ रुपए कमाए, प्रीमियम तत्काल से 119 करोड़ रुपए, डायनेमिक किराए से 511 करोड़ रुपए। यानी रेलवे चाहे तो आसानी से सीनियर सिटीजन को रियायत दे सकती है, और ये रियायत उन्हें मिलनी चाहिए। और कम से कम उस सरकार से तो उम्मीद की जानी चाहिए जो लाखों करोड़ों लोगों के अकाउंट में अगर किसान सम्मान निधि का पैसा डाल सकती है, उनका इंश्योरेंस करवा सकती है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे सकती है, वो देश के बुजुर्गों को अगर 1500 करोड़ रुपए सालाना रेलवे में यात्रा पर छूट नहीं दे सकती, ये यकीन से परे, तो सरकार को फिर कहूंगा इस पे सोचना चाहिए। पाठशाला में अब उस अवतार का चैप्टर जो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की आंखें खोल देगा। इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे शाहरुख खान भगवा पर अटके हैं और कोई आकर 50,000 करोड़ रुपए कमा ले। आजकल शाहरुख खान की आने वाली एक फिल्म के गाने पर बहुत विवाद चल रहा है, लेकिन इस विवाद से अलग मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, ऐसे बॉलीवुड स्टार जिन्हें काम करते हुए कई दशक हो गए, उन्हें क्यों आज भी ऐसे गानों का सहारा लेना पड़ रहा है जिन गानों पर विवाद हो। दूसरी बात यह है कि ये लोग बिना विवाद के कोई फिल्म बना क्यों नहीं पाते भाई। हॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनी हैं जो बिना किसी विवाद के हजारों करोड़ रुपए कमा गई। आज मैं आपको दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार 2 के बारे में बताऊंगा। ये वो फिल्म है जो 100, 200 या 500 करोड़ या 1000 करोड़ में नहीं बनी है, 2000 करोड़ रुपए में बनी है। 2000 करोड़ में तो बनी है, सोचिए, और बिना किसी विवाद के, और ऐसी बनी है कि लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कितने 2000 छोड़ो 10,000 करोड़ ना कमा ले। आमतौर पर हमारे यहां कोई फिल्म 200-300 करोड़ रुपए कमा लेती है तो हंगामा मच जाता है, हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर के चेहरे खिल जाते हैं। यहां तो 2000 करोड़ रुपए में फिल्म बना रहा है डायरेक्टर, और वो कूल है क्योंकि उसको पता है कि फिल्म कमाई करेगी, धमाका करेगी। आज दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हुई है, और इसे लोग अवतार 2 भी कह रहे हैं। जो थोड़ा ज्यादा अंग्रेज है वो अवतार भी बोलते हैं, हम लोग अवतार भी बोल देते हैं। अवतार 2 रिलीज हुई। इस फिल्म का इंतजार पिछले 13 साल से हो रहा था, क्योंकि साल 2009 में इस फिल्म का पहला पार्ट आया था, और उस समय फिल्म अवतार को देखकर दुनिया भर के दर्शक हैरान रह गए थे, क्योंकि इस फिल्म में जो तकनीक इस्तेमाल की गई थी वो अपने समय से बहुत आगे थी। जब आप दर्शक को हैरान या मंत्रमुग्ध करने वाला प्रोडक्ट बनाते हैं तो कमाई छप्पर फाड़ के हो ही जाती है बॉस। आज इस फिल्म से हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की सोच रखने वाले गिने चुने लोग हैं जो नई और मौलिक सोच के साथ काम करना चाहते हैं। वरना बहुत फिल्म मेकर कंट्रोवर्सी के शॉर्टकट से फिल्म हिट करवाने में जुटे हुए हैं, और अब तो कईयों को नुकसान हो रहा है क्योंकि बॉयकॉट हो जाता है। इस बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन पहले आपको अवतार 2 के बारे में अपडेट दे देता हूं। सबसे पहले इसकी लागत जो मैंने आपको बताई वो करीब $250 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए में तैयार हुई फिल्म, और इसके सबसे बड़ी वजह इसमें इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है जो बहुत महंगी है और इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हॉलीवुड एक्सपर्ट्स ने इस फिल्म की कमाई की भविष्यवाणी भी कर दी है। अगले कुछ दिनों में यह फिल्म अमेरिका और कनाडा में 1400 करोड़ रुपए कमा लेगी, चीन में 800 करोड़, 2200 करोड़ तो यही हो गए भाई, और वर्ल्ड वाइड करीब 3000 करोड़ रुपए कमाने वाली। यानी फिल्म की लागत को अगले कुछ दिनों में आराम से निकाल लिया जाएगा, फिर कमाई ही कमाई। भारत में भी इस फिल्म को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए अवतार 2 को 5 भाषा में डब करके रिलीज किया गया। हिंदी के अलावा तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में और कन्नड़ में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया।
और 3800 से ज्यादा स्क्रीन पर हर दिन इस फिल्म के करीब 17,000 शो दिखाए जा रहे हैं। फिल्म को लेकर भारतीय दर्शकों के क्रेज का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि गुरुवार तक इस फिल्म की 4 लाख से ज्यादा टिकटें एडवांस बुक की गई थी। उस इंडिया में जहां लोग, हमारे बॉलीवुड के लोग ज्ञान दे रहे हैं कि पता नहीं लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, अरे हमारा तो बॉयकॉट हो जाता है इसलिए फिल्म जो है फ्लॉप हो गई। वहां एक अंग्रेजी की फिल्म जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, 4 लाख टिकट आने के पहले बुक हो गया। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून हैं, जिन्हें टाइटैनिक और अवतार जैसी सुपरहिट फिल्में बनाकर लोग बहुत जानते हैं। आपको अवतार 1 की कमाई के बारे में पता है कि यह फिल्म करीब 1900 करोड़ रुपए में बनी थी और इसने कितने कमाए थे? 24,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। 1900 करोड़ में बनी थी और 24,000 करोड़ से ज्यादा इसने कमाए थे। करीब 3.25 घंटे की फिल्म अवतार 2 पानी के नीचे ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां रहस्य रोमांच को देखकर एक अलग एहसास होता है। लेकिन इस फिल्म की एक खासियत कहें या कमी भी, वो ये कि इस फिल्म को देखने का आनंद सिनेमा हॉल में ही है, क्योंकि इस फिल्म को 3D में हाई डेफिनेशन कैमरास की मदद से टैंडम टेक्नोलॉजी पर शूट किया गया, जिसका असर आपको बड़े पर्दे पर ही दिखाई देगा। अवतार 2 सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं है कि यह दुनिया की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। इसकी चर्चा इस बात के लिए भी है कि इतने बड़े बजट की फिल्म बनाने के लिए बहुत हिम्मत, आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। ये तीनों बातें फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून में कूट कूट कर भरी हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है, ये मौलिक सोच यानी ओरिजिनल आइडिया पर काम करते हैं। ये किसी पर आरोप नहीं लगाते कि मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में चोट कर रहा है या ये जो है मेरा विरोध करे। फिल्म में कुछ है ही नहीं, काहे का विरोध। ये अपनी तरह की नहीं किसी दूसरी फिल्म का रीमेक बना दिया, किसी बॉलीवुड या दूसरे फिल्म की कॉपी कर दी, ये सब ये नहीं करते। आज आपको अवतार 2 के डायरेक्टर जेम्स कैमरून के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। कमाल के आदमी जेम्स कैमरून ने अपने करियर में 40 से ज्यादा फिल्मों को बनाने का काम किया, लेकिन बतौर राइटर डायरेक्टर करीब 10 फिल्मों में काम किया। आज आपको उनमें से कुछ फिल्मों की सफलता के आंकड़े बताता हूं। साल 1984 में टर्मिनेटर सीरीज की पहली फिल्म आई थी, आपको याद होगा ना, द टर्मिनेटर, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसमें थे। यह फिल्म 52 करोड़ रुपए में तब बनी थी और इसने 648 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके बाद 1986 में फिल्म आई थी एलियंस। ये उस दौर के से बहुत आगे की फिल्म थी और यह फिल्म 153 करोड़ रुपए में बनी थी और 1084 करोड़ रुपए कमाए। 1991 में टर्मिनेटर सीरीज की दूसरी फिल्म आई, टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे। यह फिल्म 843 करोड़ रुपए में बनी और 4308 करोड़ रुपए कमाए। साल 1997 में आई फिल्म टाइटैनिक ने अपनी कहानी, दमदार डायरेक्शन और कमाई से पूरी दुनिया को हिला दिया। यह फिल्म 1654 करोड़ रुपए में बनी और इसने 18,000 करोड़ रुपए कमाए थे। उस जमाने में फिल्म टाइटैनिक शूट करना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए फिल्म का बजट बढ़ता जा रहा था, लेकिन जेम्स कैमरून ने कोई समझौता नहीं किया। इसके बाद भी कई हिट फिल्में आई, लेकिन साल 2009 में आई अवतार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1900 करोड़ में फिल्म बनी और 24,000 करोड़ से ज्यादा की इसने कमाई करी। आज आपको फिल्म अवतार का एक दिलचस्प किस्सा भी बताता हूं। जेम्स कैमरून इस फिल्म को 1997 में आई टाइटैनिक के बाद बनाना चाहते। फिल्म की कहानी, कैरेक्टर सब तैयार थे, लेकिन फिल्म को बनाने की तकनीक तैयार नहीं थी। इसलिए जेम्स कैमरून इस अपनी टेक्नीशियन टीम के साथ नई और अलग तकनीक की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कई साल लगे और इस फिल्म के कलाकारों के लिए एक अलग तरह की ड्रेस तैयार की गई, जिसे पहनकर वो एक अलग एलियन वाले किरदार में दिखाई दिए। कैमरून साहब नई तकनीक ढूंढ रहे थे। हमारे साथ डायरेक्टर साहब के पास वही पुरानी तकनीक है, शो खत्म करना है, घंटी बजा दो, तो घंटी बज गई है, शो खत्म हुआ है। लेकिन जाते जाते याद दिला दूं, पाठशाला का वीकेंड स्पेशल सैटरडे संडे रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।